एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डील करेंगे एथिक्स के पोर्शन से डील करेंगे और दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑन एथिक्स। इसके बाद अगर एथिक्स का मैं कोई भी कंटेंट लेकर के आऊँगा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर MCQs। पहली बात ये, ओके। तो वीडियो को शुरू करने के पहले या इस पर्टिकुलर लेक्चर को डील करने के पहले आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी आप लोगों के डाउट है, जो आप मुझसे पूछते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसको मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगा। उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा ताकि आप लोगों के जो प्रीवियस जो भी डाउट रहे हैं अभी तक वो थोड़े बहुत कम हो पाए। ओके, तो सबसे पहली बात, this particular lecture of ethics or any other subject which is taught by me cannot guarantee your success. Honestly बता रहा हूँ, it cannot guarantee your success. And no teacher can guarantee your success. जो ऑनेस्ट बात है, जो एकदम मतलब फैक्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ वो नो फिल्टर टॉक है। ये कैनॉट गारंटी क्यों? क्योंकि नो वन विल नो व्हाट काइंड ऑफ पेपर दे विल सेट। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप किसी भी फैकल्टी को फॉलो करिए, चाहे मुझे फॉलो करिए, चाहे किसी और को फॉलो करिए, चाहे कहीं किसी और चैनल पे आप पढ़ने की कोशिश करें, वो लोग आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है कोई सा भी। आप अगर सोच रहे हैं कि you will complete 3 to 4 videos and you will get the knowledge of this particular subject and you don't have to read anything और आपको MCQ वगैरह सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप ब्लंडर कर रहे हैं बहुत बड़ा। YouTube पर पढ़ने वाले बच्चों से एक बहुत ही ज़्यादा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इट्स अ रिक्वेस्ट कि कुछ भी आप पढ़ें या YouTube से आप सीखें या लर्न करें, यू मस्ट गो थ्रू सम नोट्स और बुक्स, क्योंकि CSIR के एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है। सो यस, द वीडियो विच आई एम अपलोडिंग विल बी बेनिफिशियल, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, पर आपको साथ में नोट्स करने ही पड़ेंगे, दिस इज़ द मस्ट थिंग। और साथ में आपको MCQ वगैरह भी सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं जितने भी MCQ या डील करूँगा दैट डजेंट मीन कि यही एग्ज़ाम में आएगा, जो ऑनेस्ट बात है, ठीक है। देर मे बी डिफरेंट क्वेश्चन, देर मे बी सिमिलर क्वेश्चन, बट नो वन कैन गारंटी कि यही क्वेश्चन आएगा। सो फार बेटर अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप नोट्स जो मैं भेजा हूँ उसको फॉलो करिए और साथ में MCQs वगैरह भी सॉल्व करते रहिए फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मैं भी खुद भी लेकर के आऊँगा, बट क्योंकि एज आई एम एन इंडिविजुअल इटसेल्फ, सो आई हैव माई ओन लिमिटेशन। आप कितने भी यूट्यूब लेक्चर्स पे जाइए, उन लोग केवल और केवल दे आर वर्किंग फॉर मनी, जो ऑनेस्ट बात है। वर्किंग फॉर मनी मतलब उनको पता है कि बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, दे विल चूज़ देयर सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करेंगे, उस सब्सक्रिप्शन से वो टीचर को हायर करेंगे, मतलब ऐसे करके वो पूरा बिजनेस का एक मॉडल चलता है, जो कि मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको मैं पहले से ही वार्न कर दूं, ये न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लिखा है, सॉरी फॉर दिस इज़ जस्ट द टेम्पलेट मिस्टेक। पहले तो मैं इसको हटा दूं, ओके। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आई एम वर्किंग फॉर योर बेनिफिट इटसेल्फ, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है या हो जाएगा या इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ये फ़र्ज़ है एज अ टीचर, एज अ गाइड, कि मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड कर पाऊँ, जो कि ऑनेस्ट बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसर्न आ रही थी आप लोगों की कि चीज़ें कैसे कवर होंगी, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, सो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को कुछ बता दूं, उसके बाद मैं बढ़ूंगा। सॉरी फॉर दिस, मैं इसको हटा देता हूँ। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ओके। ये टेम्पलेट की मिस्टेक है, मैंने इसको इरेज नहीं कर पाया, भूल गया था। तो पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं वो टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसके बिना एज अ कॉमन स्टूडेंट, एज अ वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एथिक्स। मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि आप उस चीज़ को समझ पाए। उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने ज़रूरी हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। साथ में MCQ भी सॉल्व करना है। ये केवल एथिक्स के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए भी है,
ये बाकी जितने भी CSIR के सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज़ वैलिड रहेगी। सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ये चीज़ समझाने के लिए, बट दिस इज़ कि आप लोगों को पता रहे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे एस्पिरेंट्स इस बात को एकदम गांठ बांध ले कि बाय वॉचिंग वीडियोस ओनली, वीडियोस ही देख लिया आपको लगता है सिलेबस तो मैंने कवर कर लिया, यू आर इन अ निगेटिव होप या निगेटिव फॉल्स होप में हैं आप कि वीडियो देख लिया, यू हैव टू डू नथिंग, अब उसके बाद MCQ टाइम मिलेगा तो सॉल्व कर लेंगे। दिस इज़ जस्ट अ शॉर्टकट, तो डोंट डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू दिस पर्टिकुलर एथिक्स लेक्चर इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट एथिक्स इज़। साथ में नोट्स मैंने प्रोवाइड करता हूँ, जो बेसिक चीज़ रहेगी वो चीज़ मेरा बताना फ़र्ज़ है। साथ में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा, लेकिन वहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने हैं, खुद की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, तभी जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठेंगे तब जाकर के आपका दिमाग वर्क करेगा उस तरीके से जिस तरीके से एक टॉपर का, एक ऐसे स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम क्लियर करता है उसका दिमाग वर्क कर पाएगा। सो पहली बात तो यही मुझे क्लियर करनी थी। नेक्स्ट बात जो मैं करूँगा कि और भी जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, एनवायरनमेंट को कैसे कवर करना है और इकॉनमी को कैसे कवर करना है। सो देखिए एनवायरनमेंट में मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द करंट अफेयर्स, कवर द करंट अफेयर्स। बिना करंट अफेयर्स के आप एनवायरनमेंट में स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इकॉनमी एंड एनवायरनमेंट दीज टू पोर्शन कंबाइन इज ऑफ 25 मार्क्स। कंबाइन है, याद रखिएगा इस चीज़ को, कंबाइन है। इकॉनमी एंड एनवायरनमेंट कंबाइन में 25 मार्क्स है, दोनों एक ही सेक्शन में दे रखे हैं। सिलेबस वापस उठा करके देखिएगा। सो आपको फोकस इकॉनमी का, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है और एनवायरनमेंट का आपका बेसिक कमज़ोर है तो उसको छोड़ करके सबसे पहले डील विद द करंट अफेयर्स रिलेटेड विद इकॉनमी एंड एनवायरनमेंट, जो ऑनेस्ट बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर एस्पेक्ट से आप एनवायरनमेंट के जो UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम की भी जो तैयारी करते हैं ना, वो भी एनवायरनमेंट और इकॉनमी में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दिस कवर्स अराउंड योर 65% पोर्शन ऑफ द सिलेबस। 65% से भी ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट और इकॉनमी आपका करंट अफेयर से रिलेट करता है। पहली बात ये, हाँ मैं समझ रहा हूँ इकॉनमी को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होती हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट फॉर एनवायरनमेंट यू मस्ट डू करंट अफेयर्स फॉर आफ्टर कवरिंग द बेसिक। आई विल कवर द बेसिक ऑफ इकॉनमी, बट आफ्टर दैट यू मस्ट कवर करंट अफेयर्स। विदाउट करंट अफेयर्स इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ 25 आपको 20 लाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आप करंट अफेयर ढंग से कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप करंट अफेयर ढंग से करते हैं और बेसिक को हल्का हल्का टच भी करेंगे तब भी आपके 20 मार्क्स आने की श्योरिटी रहती है। ठीक है, मैं एक स्टैंडर्ड आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि 25 में से आप 25 स्कोर कर ले जाओगे, नहीं। एज अ एवरेज स्टूडेंट, जो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ लोग सोचते होंगे अगर कि वो टॉपर हैं, वेल एंड गुड, लेकिन मैं उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आए। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर वीकर पॉइंट की ये कहाँ से पढ़ें वो कहाँ से पढ़ें, आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकॉनमी करंट अफेयर्स ऑफ 6 months। उसको कवर ज़रूर करें, विदाउट दैट देर इज़ लिटरली लेस चांस फॉर यू टू स्कोर। पहली बात तो ये। सो ये दोनों के दोनों ही 25 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगर आप दोनों को 50-50% भी करेंगे तो ये 50% मतलब कितना, 12 मार्क्स का इकॉनमी हुआ, 12.5, और 12.5 मार्क्स का आपका एनवायरनमेंट हुआ। ठीक है, एनवायरनमेंट से पूछे जाने की ज़्यादा चांस है क्योंकि एनवायरनमेंट में कन्वेंशन ज़्यादा हुए, तो 13 मार्क्स मान लीजिए और ये 12 मार्क्स मान लीजिए इकॉनमी। मैं ऐसे ही गैस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। तो आपका मेजर पोर्शन जब एनवायरनमेंट, तो आप एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स कवर करिए, जो कि सच बात है। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप उसको रिलेट करिए करंट अफेयर्स के साथ, आप उसको पढ़िए। जो PDF प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब कि मैं कर भी दूंगा, तो आप उसको एक बार गो थ्रू तो करिए। आप जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको खुद की पोटेंशियल पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, सो
यू विल प्रिपेयर फॉर मेनी एग्जामिनेशन बट यू विल बी अनेबल टू क्रैक इट। क्यों? क्योंकि यू आर रिलाइंग टू मच ऑन वीडियोज़ और टू मच ऑन यूट्यूब, जो ऑनेस्ट बात मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दिस। मेरा काम है आप लोगों को सही गाइडेंस देना, सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच नो टीचर विल गिव यू ऑन यूट्यूब। सो दिस इज नो फिल्टर टॉक टू यू ऑल, ठीक है। अपनी बात और अपने काम को एकदम फोकस तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे बढ़ाने का आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देर इज़ नो वन इन दिस होल वर्ल्ड हु विल पुल योर फिंगर्स और कहेगा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूं। ऐसा कोई भी नहीं है। सो सिंपल शब्दों में मैं अपना ये जो छोटा सा जो ब्रीफ जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको एंड करूँगा। वो ये कि आपको नोट्स ज़रूर पढ़ना है। आप बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ताकि अगर कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी ना सुना हो, यू शुड एबल टू टैकल इट। पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने ही पड़ेंगे। जितना ज़्यादा हो सके उसी से आपकी प्रैक्टिस, उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तीसरी बात, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को लेकर के जो आप इतना बहुत बड़ा हवा बना रखे हैं, उसको ना बनाते हुए आप सबसे पहले करंट अफेयर्स को तैयार करिए। कोई भी इंसान करंट अफेयर्स कवर, अगर आप यूट्यूब वीडियोस पर डिपेंड करेंगे तो ठीक है, आपको करना है कर लीजिए, लेकिन जस्ट फॉर वन टाइम सेक ओनली। उसके बाद आपको कोई ना कोई मैगजीन उठानी पड़ेगी। स्पीडी उठा लीजिए, वेल एंड गुड, स्पीडी उठा करके पढ़िए, घोट जाइए, रट जाइए, चाहे जो करिए, ठीक है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। सो ये सब आप अपने दिमाग के डिलेमा हटा दीजिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन अहेड ऑन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर लॉन्ग लेक्चर जो मैंने अभी लिया, सॉरी फॉर दैट। बट क्या करें, आप लोगों को सही गाइडेंस देना मेरा इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू प्रॉपर गाइडेंस, ताकि जो बच्चे भी विदाउट कोचिंग कर रहे हैं तो उन लोगों को एक प्रॉपर तरीके की एक स्ट्रैटेजी, एक गाइडलाइन मिल सके। ओके, so moving on ahead, today we are going to deal with ethics, and in today's lecture there will be no MCQs. This is going to be the last lecture on ethics. इसके बाद अगर मैं ethics का लेकर के आऊँगा तो मैं नेक्स्ट वीक से आपका MCQ लेकर के आऊँगा, ठीक है। MCQ वगैरह को ही लेकर के आऊँगा एथिक्स से रिलेट। आज के बाद एथिक्स के बाद मैं डील नहीं करूँगा, क्योंकि एथिक्स का यू हैव कवर्ड मोर देन इनफ इन द प्रीवियस वीडियोज़ इटसेल्फ। 2 वीडियो मैं लेकर के आया, 2 वीडियो में आपको एक मोटी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होगी, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। आज के लेक्चर को आप जब कर लेंगे तो आपको भी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन रिलेटेड चीज़ें पता लग जाएंगी। ओके, सो हम लोग आज थोड़े अप्लाइड डायमेंशंस की बात करेंगे। अप्लाइड डायमेंशन में एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को लेंगे। वो टॉपिक को लूँगा जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत वीक हो सकती है, उन टॉपिक्स को मैं लूँगा। रेस्ट ऑफ द टॉपिक यू हैव टू कवर इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोट्स इटसेल्फ, ठीक है। मेक श्योर ऑफ इट। जैसे ही आप ये लेक्चर ख़त्म करें, आप उस नोट्स को उठाइए एंड कवर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल। एनवायरमेंटल एथिक्स। नाउ बिफोर हम लोग अगर इसको 2 भाग में डिवाइड कर दें, एनवायरमेंट को अलग कर देते हैं और एथिक्स को अलग कर देते हैं। एनवायरमेंट मतलब क्या हो गया? प्रकृति। अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, आई विल रिलेट इट विथ इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। नाउ जो ह्यूमंस की जो नीड होती है, दैट नीड्स इज इनफाइनाइट, एंड रिसोर्सेज जो हैं, जो नेचर के पास रिसोर्स हैं, जो कुछ भी आपके आसपास में, दैट इज समवट रिलेटेड विद नेचर इटसेल्फ, ठीक है। सो जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज क्या हैं? दैट इज लिमिटेड। नाउ सिंस नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है? इनफाइनाइट, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो देयर इज अ गैप बिटवीन दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। और यही गैप क्या डिनोट करता है? यही गैप डिनोट करता है कि यू शुड चूज प्रॉपरली। आपको चूज प्रॉपरली करना पड़ेगा, ताकि रिसोर्सेज जो है वो क्या डिप्लीट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ, वी शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रिसोर्सेज आर, उनको किस तरीके से यूटिलाइज करें, सो दैट हमारा जो नीड रहे वो एटलीस्ट मिनिमम नीड्स कैन बी फुलफिल्ड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आवर नीड्स बी फुलफिल्ड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स,
ठीक है, हमको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। दैट्स वाई देयर इज़ अ कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल एथिक्स। इसके बारे में एनवायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें बहुत वास्ट हैं, ठीक है। एंड वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अनलेस और अनटिल वी हैव दैट पर्टिकुलर कंडक्ट या कह लीजिए बिहेवियर टुवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट, वी कैनॉट हैव अ बेटर फ्यूचर। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, हमने मतलब पूरे वर्ल्ड ने क्या किया था स्टार्टिंग में, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। पहले क्या था? मिलेनियल डेवलपमेंट गोल था। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल के बाद क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर में क्या था? 2000 में एंड हो चुका था और उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2000 के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में सस्टेनेबल वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाता है, सस्टेनेबल, इट इज़ रिलेटेड विथ एनवायरमेंट, इट इज़ रिलेटेड विथ एनवायरमेंट, ठीक है। सस्टेन करने की क्षमता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ताकि एनवायरमेंट को भी हम मद्देनज़र रखें विदाउट अफेक्टिंग इट टू मच, वी शुड डेवलप, दैट्स व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इज। इसमें 9 इंडिकेटर्स के अराउंड में यूज़ होते हैं, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ओके। तो अगर बात करेंगे अप्रोचेस की, तो देखिए एनवायरमेंटल एथिक्स में अप्रोच क्या? लिबरल, कंजर्वेटिव एंड इकोलॉजिकल अप्रोच। पहले यहाँ ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच का अंतर देखते हैं। ग्रोथ कैसी होती है? वैल्यू न्यूट्रल होती है एंड वैल्यू सेंट्रिक होती है ग्रोथ। वैल्यू मतलब मैंने आपको बताया, वैल्यू मतलब इट्स कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। क्यों? ग्रोथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी, ठीक है, एंड जीएनपी, इन सब चीज़ों से मेजर करते हैं। बट हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे मेजर करें? क्वालिटेटिव, आपके आसपास के एनवायरमेंट कंडीशन कैसी है, ठीक है, आपके आसपास में ग्रीनरी कैसी है, पॉल्यूशन लेवल कम है कि नहीं, दिस इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट। Growth can be either positive or negative. Sustainable development will always be positive. Why? Because we are talking about environment, we are talking about reducing pollution, we are talking about increasing the greenery. So that's why sustainable development will always be positive. Next, social attitude and behavior plays a very minimum role, but social behavior plays an important role. Why? Because social behavior अगर नहीं रहेगा तो people will not be aware, उन लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं रहेगी कि करना क्या है। जितने ज़्यादा लोगों को इस बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना उनकी लाइफ के लिए कितना कितना बेसिक रिक्वायरमेंट है, तब तक ये चीज़ होगी नहीं। सो सोशल बिहेवियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल, ओके। तो देखिए, लिबरल प्लस इकोलॉजिकल बैलेंस प्लस कंजर्वेशन इज नथिंग बट एनवायरमेंटल एथिक्स। इसी के चलते एनवायरमेंटल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए हर एक कंट्री ने क्या किया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, रेड बुक, इन सब का निर्माण किया था, ताकि जो स्पीसीज जो अफेक्ट हो चुके हैं या जो अफेक्ट होने की कगार पर हैं उनको बचाया जा सके, उनको नुकसान ना पहुंचे। डेवलपमेंट हमारा चल रहा है लेकिन उनको नुकसान ना पहुंचे, और साथ में हम प्रकृति के साथ आपस में मेल जोल बढ़ा करके हम डेवलपमेंट कर सकें। सो जितने भी आप एग्जांपल पाएंगे, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, चाहे मिनामाटा कन्वेंशन, ठीक है, चाहे आपकी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया, जितने भी आपके एक्ट्स इंटरनेशनल और नेशनल हुए हैं वो सब एनवायरमेंटल एथिक्स को मद्देनज़र रख करके किए गए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करेंगे बायो एथिक्स की, बायो एथिक्स में जेनेटिक्स और एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो जेनेटिक्स एंड एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या है? नो जेनेटिक्स इज रिलेटेड विथ योर जीन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब जो ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रायल्स होते हैं। सो जेनेटिक के बारे में अगर बात करेंगे, सो जेनेटिक इज रिलेटेड विथ जीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर जेनेटिक एथिक्स, ठीक है। जेनेटिक से कैसे डील करेंगे और क्लिनिकल ट्रायल से कैसे डील करेंगे। पहले मैं क्लिनिकल ट्रायल्स को डील बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जेनेटिक को भी समझ पाएँ। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब समवॉट यू कैन से कि देयर इज अ न्यू ड्रग इन द मार्केट, ठीक है, एक नया ड्रग आया मार्केट में, फॉर सम रीज़न इट इज़ मेकिंग न्यूज़, लेकिन उसको अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया है। सो इट हैज़ नॉट बीन टेस्टेड येट ऑन ह्यूमंस,
और ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया, सो इट इज़ रियली डेंजरस। ऑब्वियस सी बात है कि यू मे नेवर नो कि इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा ह्यूमन बिहेवियर पे, उसकी नॉलेज पे, और उसकी नॉलेज बोल रहा हूँ, उसके हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस पुट्स द पर्टिकुलर गवर्नमेंट एज वेल एज द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हु आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ ड्रग इनटू क्वेश्चनेबल मैनर। क्यों क्वेश्चनेबल मैनर? ताकि उन लोगों को ये चीज़ पता लगे कि मतलब जो लोग ये नया ड्रग बना रहे हैं, कि उन लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दे आर प्लेइंग विथ ह्यूमन लाइफ, दे आर प्लेइंग विथ ह्यूमन लाइफ, एंड इफ दे आर प्लेइंग विथ ह्यूमन लाइफ, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, इट शुड बी अंडर लॉ। सो दैट्स वाई एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। साथ में क्या, अगर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, सो वेदर दे आर अंडर फुल ट्रांसपेरेंसी और नॉट, पूरी तरीके से वो पारदर्शिता के साथ परफॉर्म किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट मतलब ट्रायल किया जा रहा है उस ड्रग का, जैसे पैथोजन वगैरह, जैसे 15 लोगों को एक कमरे में बिठा दिया गया, यू हैव साइन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट कि दीज आर द सिम्टम्स, एंड मतलब आप अगर इस इंजेक्शन को या इस मेडिसिन को लेंगे, आपके अंदर ये सिम्टम्स, ऐसा कुछ बीमारी आएगा, एंड इसमें आप ये एलर्जी फेस कर सकते हैं, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एंड समवट दे हैव बीन पेड अबाउट, उनको पैसे भी मिलते हैं आपको ये क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए। सो उसको अगर पूरी तरीके से आप ट्रांसपेरेंट रह करके कि वॉट एवर द कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायल वॉज, उसको पूरी तरीके से एकदम साफ सुथरा रखा जाए, ताकि लोगों को पता चल सके व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरल पर्पज, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता बहुत मतलब फॉर अ लार्जर पीपल। सो एथिक्स इन क्लिनिकल ट्रायल प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में आपका ये बहुत होता है, क्या कहते हैं, आपका क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत होता है, वहाँ पैसे के उसमें बहुत होता है। लेकिन आपको ये बात, आप खुद सोचिए, 15 लोगों को एक कमरे में रख दिया गया, उन लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं कि जो नया ड्रग उनके ऊपर टेस्ट हो रहा है वो उनकी जान भी ले सकता है, और साथ में बाद में चल कर के ये टेस्ट रिजल्ट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ओके, सो सिंस इट इज़ रिलेटेड विथ हेल्थ रिलेटेड लाइफ साइंस, सो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। साथ में जेनेटिक्स की बात करेंगे। सो जेनेटिक्स का मतलब क्या होगा, जेनेटिक्स मतलब जीन में हम लोग कुछ चेंजेस कर दें, सो दैट जो चाइल्ड रहे उसके अंदर कोई सा भी इट शुड हैव नो कैंसर और अ बेटर फ्यूचर, या ऐसा करके कह सकते हैं कि उसके पास बीमारी कम रहे, डिजीज़ प्रिवेंशन कर सकें, ठीक है। और साथ में क्या कर सकें कि हम लोग उसको बेहतरीन तरीके से उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर दें। दैट इज़ द कंसर्न कि वेदर और नॉट, कि यहाँ पर जो वैल्यू के कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में मत घुसिएगा, जो ऑनेस्ट बात है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक जेनेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो तो क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड है, सो अभी उसके अंदर मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि जनरल साइंस से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा। बट हाँ, इतना जान लीजिए कि जितने भी मेडिसिन होते हैं वो मैक्सिमम क्या जेनेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं। तो जेनेटिक्स से रिलेटेड मतलब डिजीज प्रिवेंशन हो गया, वो आपके डीएनए में जा करके एट मॉलिक्यूलर लेवल इट कैन चेंज योर पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंसिंग, या जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट देयर माइट बी सम चेंजेस इन योर पर्टिकुलर बॉडी, और सम चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर बॉडी ऑफ योर बेबी, ठीक है। ऐसा करके आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर अगर चीज़ें चेंज आ जाती है, सो इट पुट्स द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हु आर परफॉर्मिंग दिस जेनेटिक्स मेडिसिन अंडर ट्रायल। आप बात समझ पा रहे होंगे, आई होप, ठीक है। और साथ में क्या, देयर इज़ अ चांस ऑफ म्यूटेशन ऑल्सो। म्यूटेशन मतलब हाइब्रिड टाइप की चीज़ें, ऐसे ही समझिए, म्यूटेशन मतलब हाइब्रिड टाइप की चीज़ें। ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, एक एक वर्ड पर ज़्यादा उतना स्ट्रेस मत दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए क्या दिक्कत क्या आ सकती है जेनेटिक में। जेनेटिक में दिक्कत ये आ सकती है, इसको इरेज कर दूं मैं। जेनेटिक में दिक्कत आ सकती है कि इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बेबी, और इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अनबॉर्न बेबी, और इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ रेगुलर मील ऑल्सो, जो हम लोग जैसे एज के हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर जो कुछ भी मेडिसिन या जो कुछ भी वो इनटेक कर रहे हैं, देर मे बी अ चांस दैट इट कैन चेंज योर जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। साथ में क्या पता वो कोई डिसऑर्डर लेते आए आपके बॉडी में,
ठीक है, और वो भी कौन सा डिसऑर्डर, कैसा डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर लेते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिगर कंसर्न। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एथिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है एथिक्स इन एआई। एंड व्हाई एथिक्स इन एआई? बिकॉज पीएम मोदी वार्न्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एआई। एआई मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और किस बात को मोदी ने एड्रेस किया था? मोदी ने डीप फेक के बारे में एड्रेस किया था। डीप फेक, ठीक है, एक एक्ट्रेस का वीडियो सामने आया था जिसको लेकर के मोदी जी ने इस बारे में बहुत चिंता जाहिर की थी कि दिस इज नॉट गुड एट ऑल। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, let me tell you about few things about AI, cause this is going to be in your current affairs also। ये current affairs में भी है और साथ में ethics का भी एक major portion in the sense कि क्योंकि ये current topic चल रहा है, it is in recent trends, so आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। So I am taking time to make you understand what AI is and how this works and how should a government behave। okay चलिए, तो पहले मैं इसको डील कर लूँ एआई से रिलेटेड। मैं एक थोड़ा प्लेन पेज पे चला जाता हूँ। यस, दिस इज अ प्लेन पेज। ओके, ना अभी ऊपर का टॉपिक भूल जाए क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एआई। ठीक है, अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब दो है वर्ड, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब इट इज नॉट ह्यूमन इंट्यूटिव और कॉग्निटिव, इट इज मैन मेड इंटेलिजेंस। मैन मेड मतलब मैन मेड मशीन इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजर पोर्शन क्या होता है? मशीन लर्निंग, या मशीन लर्निंग। विदाउट मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग। मशीन लर्निंग मतलब क्या होता है? एक मशीन को आप लर्न कराते हैं। कैसे लर्न कराते हैं? तरीका उसका अलग अलग रहता है। कई केसेस में आप मशीन को बताते हैं कि देखो ये आपका कुत्ता है तो ये इट विल डिटेक्ट इट इज अ डॉग, एंड दिस इज अ कैट, इट विल डिटेक्ट अ कैट। ऐसे तरीके भी आते हैं और काफ़ी बेहतरीन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड हैं जिसको आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ बिगर डोमेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा है, मशीन लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये बात याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, अब अगर इसको आप एथिक्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे, सो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नाउ लेट अस सपोज टेक अ क्वेश्चन ऑन चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी इट इज़ अ कंसर्न। क्या ये एथिक्स के लिए कंसर्न है? बिल्कुल, इट इज़ अ कंसर्न कि स्टूडेंट उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, वो स्टूडेंट की लर्निंग को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। इट इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर अ कंट्री, क्योंकि स्टूडेंट आगे चल करके वही जनरेशन संभालेंगे। सो लर्निंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, इट कैन हैम्पर दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। क्योंकि कोई इंसान अगर सीखेगा ही नहीं, ही विल ऑलवेज यूज अ शॉर्टकट टू गेट आंसर, तो वहाँ पर आकर के दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दैट इज़ अ कंसर्न। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई। ठीक है, लाइक रिप्लेसिंग बैकग्राउंड कर दिया, बैकग्राउंड को रिप्लेस कर दिया। आप कहीं और की कहीं और इमेज शो कर रहे हो, आप किसी और पर्सन का वीडियो ले करके उस पर्सन के वीडियो का बैकग्राउंड को चेंज करके एंड यू आर शोइंग इट समवेयर एल्स, दैट इज़ नॉट एथिकली गुड। दूसरी चीज़ ये, किसी वीडियो में आप फेस चेंज करके किसी किसी एक्ट्रेस का या एक्टर का फेस लगा देते हो, या किसी और की आप आप उसकी इमेज को डल करने के लिए आप उसका वीडियो ऐसा रिलीज कर देते हो। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट्स वाई द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी वेरी वेरी केयरफुली बी डन। एज अ पर्टिकुलर इंजीनियर्स के आगे सबसे बड़ा यही इशू है कि क्योंकि इलॉन मस्क, आई होप आप जानते होंगे, इनका नाम आता होगा करंट अफेयर्स में। इलॉन मस्क, ही इज़ द सीईओ ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स। ठीक है, एंड मल्टीपल कंपनी लाइक बोरिंग एंड ऑल। सो इलॉन मस्क का यही कहना था कि एआई इज मच मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर वेपन। सो यू मस्ट रिमेंबर इट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
द इंटेलिजेंस विच इज़ क्रिएटेड बाई ह्यूमन बट इट विल बी फॉर मशीन, कि मशीन उस चीज़ को सीखे एंड दे बिहेव लाइक ह्यूमन। उसकी वजह से दैट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस टू डील विद दिस काइंड ऑफ फिनोमिना। डीप फेक जैसी वीडियोज़ आना और गलत वीडियोज़ को इंटरप्ट करना, गलत वीडियोज़ को जारी करना, गलत डॉक्यूमेंट शो करना, ठीक है, और साथ में अपने काम को बहुत इजी तरीके से करने के लिए भी क्रिएटिविटी ख़त्म होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग रिड्यूस करना, एंड दीज आर ऑल द मेजर कंसर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आप चीज़ें समझ पाए होंगे। जो लोग भी अभी यहाँ तक वीडियो देखें कमेंट करिए। रिसेंट में वन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोर्ट्स, ठीक है, न्यायालय ने एआई की यूज़ किया इन द जजमेंट, मतलब एआई के यूज़ करके उन्होंने जजमेंट दिया एक पर्टिकुलर केस के लिए। किस कोर्ट ने दिया? यू मस्ट कमेंट इट डाउन, एंड दिस इज व्हाट इज करंट अफेयर्स इज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ को लेकर के बहुत बड़ा एक कंसर्न जताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करते कैसे हैं, ये भी अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम कहाँ पर लिखेंगे? या पाइथन पे लिखेंगे या कोई और आपका लैंग्वेज रहता है, उसमें हम लोग चीज़ें एक एक चीज़ डिस्क्राइब करते हैं लाइन बाय लाइन। वी कोड इट ईच एंड एवरीथिंग एंड देन वी इम्प्लीमेंट इट। उसके बाद वी टेस्ट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन मतलब कि पहले मान लीजिए, पहले वो आपको जैसे कैट की इमेज दिखा रहे हो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बताना चाहिए मशीन को। मशीन क्या बताए? कैट बताए। सो इस कैट की इमेज उसको 10,000 या यूं कर लीजिए 1 लाख के अराउंड में इमेजेस कैट की दिखानी पड़ेगी मशीन को, सो दैट मशीन विल अंडरस्टैंड यस कि उसका ईयर्स ऐसा है, आँख ऐसी, सो दिस इज ऑल्सो अ कैट। सो दैट इज़ द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आपको अभी इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जानना था कि व्हाट आर द कंसर्न अबाउट AI, ठीक है, एथिक्स इन AI। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड। ये IAS PCS के एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं, एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है? जब IAS को इंसान बन जाता है या किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे पहुंच जाता है एंड ही इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नाउ, सो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। जहाँ पर इफेक्टिव गवर्नेंस की बात होती है, जहाँ पर इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। अब इसका मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हो गया? अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंटेबल रहना। अकाउंटेबल मतलब जो कुछ भी हुआ वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बताना, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, ठीक है, और साथ में इंटीग्रिटी रखना। इफेक्टिवनेस मतलब क्या हो गया? कि कोलैबोरेशन एंड साथ में कॉम्पिटेंस रखना। इंक्लूसिवनेस मतलब लीविंग नो वन बिहाइंड। मुझे पता है थोड़ा फॉन्ट छोटा है बट हाँ, लीविंग नो वन बिहाइंड। साथ में पार्टिसिपेशन और सब्सिडियरिटी और इंटरजनरेशनल इक्विटी। नीचे के अगर सब छोड़ भी दें तो यहाँ पर क्या? लीविंग नो वन बिहाइंड इज इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस मतलब जन कल्याण की बात होगी, सबको, सबका विकास की बात होगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी धनराशि आपने इकट्ठा की है फ्रॉम टैक्स और फ्रॉम अदर रेवेन्यू सोर्सेज, आपके पास जो कुछ भी है, one should the people should be have a really clear sense about it, whatever the money they have been given in the form of tax, and government is utilizing it in a proper way or not. That is what accountability is. Okay, moving on ahead, की एथिकल वैल्यूज़ एंड देयर एप्लीकेशन। अब यहाँ से शुरू होती है चीज़ें, आपकी कहानी थोड़ी सी चीज़ें चेंज होगी, पहले आप देख लीजिए। द फर्स्ट वन इज अबाउट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है? स्पीकिंग एंड एक्टिंग ट्रूथफुली, ठीक है, इज मोर देन नॉट लाइंग एंड डिसीविंग और स्टीलिंग। सो स्पीकिंग एंड एक्टिंग ट्रूथफुली, ये बात याद रखिए। एंड ये कहाँ से आता है? ये सेल्फ अवेयरनेस से आता है। नाउ ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, आप सब लोगों को पता है। आई विल कवर इट इन अ वेरी फास्ट पेस। ये अगर आप कहेंगे, इफ़ यू विल से, आई विल अपलोड दिस स्लाइड ऑन माई टेलीग्राम ऑल्सो। ऑनेस्टी इन क्लासिकल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 3 तरीके के एथिक्स के बारे में बात हुई है। पहला है आपका
एरिस्टोटेलियन वर्च्यू एथिक्स, फिर मिडिल ग्राउंड एंड देन डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी के बारे में पता है सो प्लीज़, मैंने बताया हूँ बार बार लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, अगर आप लोग अभी तक देखे हैं सो प्लीज़ कमेंट करिए व्हाट डियोंटोलॉजी इज़। क्लियर कर लिखिए डियोंटोलॉजी इज़ विदाउट लुकिंग समवेयर, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजिकली में क्या अंतर है। सो सबसे पहले एरिस्टोटोलियन वर्च्यू एथिक्स में क्या है कि ऑनेस्टी इज द वर्च्यू दैट ऑलवेज परमिएट्स मेनी अदर वर्च्यू। ठीक है, साथ में क्या लैक ऑफ ऑनेस्टी क्या डील करेगा, अनट्रस्टवर्दी पर्सन, और साथ में टू मच ऑनेस्टी क्या करेगा, कुछ ज़्यादा ही उस पर बिलीव कर लेना। दिस इज व्हाट एरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट। मिडिल ग्राउंड इज व्हाट, मिडिल ग्राउंड इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेशनलिज्म, मतलब कॉन्सिक्वेंस कैसा होगा उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब अगर जान ही चली जाए तो आपके ईमानदार रहने का क्या मतलब, जो मिडिल ग्राउंड है, मतलब क्या हो गया कि इट विल बिट मोर a bit less honesty depending upon situation and outcome, depending upon situation and outcome। मान लीजिए किसी ने आपके सर पे बंदूक रखी और आपको झूठ बोलना पड़े और सच बोलना पड़े, तो क्या आप प्रीफर करेंगे सच बोलना? नहीं, आप प्रीफर करेंगे झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन रहेगी। और मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एथिक्स डिपेंड्स अपॉन टाइम, सिचुएशन एंड कंट्री। ठीक है, सो अगर सिचुएशन वैसी है सो यू शुड ऑप्ट फॉर मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड मतलब कि ऑनेस्टी पूरी तरीके से ऑनेस्टी भी नहीं और पूरी तरीके से डिसऑनेस्टी भी नहीं, ऐसा कुछ मिडिल ग्राउंड पर जाना। डियोंटोलॉजी का मतलब अगर आप समझ चुके हैं तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ इमैनुअल कांट होल्ड्स ऑनेस्टी एज एन एब्सोल्यूट मोरल ऑब्लिगेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, जो इमैनुअल कांट का जो सिद्धांत था। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, हिस्ट्री, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, एंड ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, सबको पता है। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज महामना। नाउ इन 1906 ही फाउंडेड हिंदू महासभा। अब इनका क्यों है, ऑनेस्टी के बारे में क्यों है? ऑनेस्टी इसलिए है क्योंकि ही, ये देखिए यहाँ पर, when Malviya joined as the post of editor of Hindustan, ये लास्ट वाली पैराग्राफ, on the behest of Raja Rampal Singh, he took promise from him that he ever met Malviya in inebriated condition, Malviya will leave the job. He stood by his word, and one evening when Raja came to him in a liquor consumed state, he immediately left the job. That is what honesty is. ऐसे ही आपको अलग अलग रिफॉर्मर्स के मिल जाएंगे। आप, मैं कहिएगा तो मैं और रिफॉर्मर्स का दे दूंगा, बी आर अम्बेडकर का, गांधी का। इट इज़ अ ह्यूज लिस्ट। साथ में मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक टॉपिक और फोकस करिए जो मैंने इस लेक्चर में कवर नहीं किया, 7 सिंस ऑफ गांधी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 सिंस ऑफ गांधी, गांधी जी के लिए जो 7 पाप थे, इसको ज़रूर करिएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 स्टेटमेंट्स ही हैं उसको आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में क्या होना चाहिए कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, अपने मोरल प्रिंसिपल जो कुछ भी है उस पर आपको रहना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए और साथ में हेल्पफुल नेचर का रहना चाहिए। यही पूरा का पूरा क्या है, आपका इंटीग्रिटी का सार है। ठीक है, एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड चूजिंग लिव इन अकॉर्डेंस विथ वंस प्रिंसिपल, जो आपका खुद का प्रिंसिपल जो डेवलप हुआ है फ्रॉम फ्रॉम आपका अपब्रिंगिंग से लेकर के, दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी इज। तो C.S. ल्यूइस ने क्या कहा था, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज लुकिंग। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, सो डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज लुकिंग, मतलब घर पे अगर मम्मी पापा आते हैं तभी आप पढ़ रहे हो, या घर पर किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, तो वो असली डेवलपमेंट नहीं होता। जब कोई भी आपको नहीं देख रहा होता, आप बंद कमरे के अंदर होते हो, तब आप क्या कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज इंटीग्रिटी इज। ठीक है, एग्जाम्पल भगत सिंह ऑफ सिंध, कौन, शहीद हेमू फलानी। ठीक है, ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर, ही वॉज डीपली कमिटेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस। अब इंसिडेंट क्या था, अब ये इंसिडेंट आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मैं पढ़ करके भी सुना देता हूँ। आफ्टर प्लानिंग द डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन, पटरी से उतार देना ट्रेन को,
ठीक है। रीचिंग रोहड़ी टू सप्रेस पॉलिटिकल मूवमेंट, हेमू was subjected to third degree torture by British to expose identities of his associate, that is Swaraj Sena. Still he resisted and burned to the suffering. That what is integrity is. मतलब सारी चीज़ें अपोजिट होने के बावजूद भी आप अपने मूलभूत जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है उस पर अडिग रहना। केवल शहीद हेमू कलानी नहीं, जितने भी आपके फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जो आपके मेनली गरम पंथ के थे, एक्सट्रीमिस्ट जिनको आप कह सकते हैं, जैसे आपके भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु, दीज ऑल पीपल वर सो हार्ड कोर ऑन देयर बिलीव्स। उनको इतना ज़्यादा अपने ऊपर यकीन था, अपने बिलीव्स पर उतना स्ट्रांग उनको सेंस था कि उनके अंदर जो इंटेग्रिटी का लेवल था दैट इज़ फार मोर बियॉन्ड। ठीक है, ना सिर्फ हेमू कलानी को बल्कि उन लोगों को भी थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया था, एंड दैट्स वाई they are the idols, real idols of this particular country. Okay, moving on ahead. Similar way, probity is what? Probity is quality or condition of having strong moral. ठीक है, देखिए so adhering to highest principle and ideal, obvious सी बात है. Avoiding corrupt and dishonest conduct, ये भी क्लियर बात है. Absence of probity अगर रहेगी तो क्या होगा? करप्शन होगा. और एंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. अब देखिए इसका एग्जांपल क्या रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा. जैसे प्रोबिटी इन हिज लाइफ, कौन? सुब्रमण्यम भारतीयार के. ये हैं आपके एक पोएट थे, कहाँ के? तमिलनाडु के थे. ठीक है. आफ्टर हिज अरेस्ट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ही स्पेंट प्रिजन राइटिंग पोएम्स ऑन फ्रीडम एंड नेशनलिज्म. ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट. He believed women's right, gender equality, opposed child marriage, dowry, and supported widow remarriage. So such is what is probity is. Probity is defined as the quality or condition of having strong moral. Accountability मतलब कि जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी लेना इस बात की कि आप किससे पूछेंगे कि भैया क्या है. आंसरेबल फॉर द सिस्टम. ठीक है, आंसरेबल फॉर द सिस्टम, सॉरी, आंसरेबल फॉर अ सिस्टम. तो इसके लिए क्या है? गवर्नेंस फ्रेमवर्क वैसा होना चाहिए कि वन गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल फॉर वट एवर द डिसीजन ही इज टेकिंग, द गवर्नमेंट इज टेकिंग. सो उसके लिए क्या है? उसके लिए इट शुड हैव लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी. सो वर्टिकल में क्या होता है? वर्टिकल में होता है इलेक्शन, वेयर वोटर्स होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने काम किया होगा तो वो उसको वोट करेंगे, वरना उसकी अपोजिशन पार्टी को वोट करेगी. हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? ये होता है इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जहाँ पर ट्रेडिशनल म्यूचुअल कंट्रोल होता है और साथ में पावर की ब्रांचेस होती हैं. ठीक है. सोशल अकाउंटेबिलिटी में कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मल्टीपल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंट मीडिया सेक्टर, जहाँ पर सोशल मीडिया एंड ऑल का यूज़ होता है. Morarji Desai is one of the example. Morarji Desai was born in Gujarat. He served as India's prime minister. ठीक है. साथ में क्या? believed in the cut and thrust of debate as well as freedom of the fourth state, that is the media. इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था. He had a regular press conferences where journalists were given full freedom to ask questions, and that what accountability is. मतलब accountability मतलब आंसरेबल फॉर अ सिस्टम, जिसके लिए आप काम कर, आंसरेबल आपको होना पड़ेगा. दिस इज व्हाट द क्वालिटीज आर नीडेड. और ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सॉरी, अगर कोई केस स्टडी आपके सामने आ जाती है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. इंटीग्रिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, प्रोबिटी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है. ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तब जाकर के आपको केस स्टडी को आराम से डील कर पाएंगे. वैसे तो केस स्टडी आएगी नहीं, लेकिन कई बार एक कंडीशन भी आपको दे सकते हैं सिंपल सा. तो पूछ सकते हैं कि व्हाट वैल्यू सिस्टम और व्हाट बिहेवियर वन शुड हैव इन दिस, इट शुड हैव इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी और समथिंग लाइक दैट. ऐसे करके आपको ऑप्शन दे सकते हैं. सो आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट जस्टिस, ऑब्वियस सी बात है, जस्टिस मतलब क्या हो गया? फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट. इक्वल ट्रीटमेंट मतलब कि सबको बराबर और समान तरीके से निगाह से देखी जाए और सबको समान अधिकार रहे ये न्याय पाने का. ठीक है. सो सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
ठीक है। सोशल जस्टिस इज द नोशन दैट एवरीवन डिजर्व्स इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, जेंडर और रिलीजन। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब क्या हो गया, इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ एसेट इन सोसाइटी। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब सीक्स टू पनिश रॉन्ग डूअर्स ऑब्जेक्टिवली एंड प्रोपोर्शनेटली। अब सीक्स टू पनिश, पनिश किस में आएगा, रेट्रीब्यूटिव में आएगा। एलोकेशन किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा। सोशल में क्या होगा, सोशल में क्या होगा, सेम बराबर का सबको मिले, इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट और सोशल अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर एक समान मिले। तो ये तीनों का तीनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जस्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेट्रीब्यूटिव याद रखिएगा, सीक्स टू पनिश रॉन्ग डूअर्स। तो सागरमाला गोपा जी के बारे में, लेट द प्रजामंडल एंड इंस्पायर्ड पीपल इन जैसलमेर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, सागरमाला मेंशन जवाहर सिंह, दैट वाज जैसलमेर रूलर, atrocities in his book जैसलमेर मेन गुंडाराज में गुंडाराज, एज ही स्टूड फॉर द जस्टिस ऑफ द पीपल ऑफ जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट, एम्पथी। अब यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो आती है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो वर्ड में। एक वर्ड है आपका कंपैशन एंड द सेकंड वर्ड इज एम्पथी। कंपैशन मतलब देखेंगे तो क्या है कि लेट अस सपोज, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने किसी चोट लगे हुए इंसान को देखा, आपने उसको उठा दिया, आप उसको पानी वानी पिलाए, यू हेल्प्ड हिम आउट, यू आस्क्ड हिम, यू गेट हिम अ टैक्सी और अ कैब, आप उस कैब बुलाए, आप उसको बिठाया, आप उसको घर भेजे। ये जो आपका बिहेवियर था, ये आपका कंपैशन शो करता है। कंपैशन मतलब सहानुभूति, कि यस आई एम हेल्पिंग इट आउट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपैशन, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट एम्पैथी जो होती है, एम्पैथी होती है कि आप सामने वाले की पीड़ा को महसूस करो। महसूस इन द सेंस, कभी अगर आपके सामने आपकी मम्मा रोई हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए, तो आप खुद भी रोने लगते हो। कभी पापा अगर कभी रोए तो आप खुद भी रोने लगते हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू कैन फील द पेन, तो आपको उनका दर्द महसूस होता है, दैट्स वाई यू स्टार्ट क्राइंग टू। सो दैट्स वॉट एम्पैथी इज। कंपैशन मतलब हाँ सहानुभूति है, कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट यू कैन नॉट फील इट, यू नो, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स और फील द फीलिंग्स में अंतर आ जाता है। सो टॉकिंग अबाउट एम्पैथी, एम्पैथी पहले इसको मैं मिटा दूं। एम्पैथी इज जनरली डिफाइंड एज एबिलिटी टू सेंस अदर पीपल इमोशन। ठीक है, एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट समवन एल्स माइट बी थिंकिंग। दो टाइप की एम्पैथी होती है, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। वंस अगेन ये डिफरेंट टाइप्स जो रहते हैं, ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। कॉग्निटिव पहले देख लेते हैं। समटाइम्स कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव टॉकिंग, रिफर्स टू आवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल इमोशन। अफेक्टिव की बात करेंगे, रिफर्स टू द सेंसेशन एंड फीलिंग्स वी गेट इन रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स इमोशन, जो मैंने आपको बताया था अफेक्टिव एम्पैथी, मम्मी पापा के एकदम। दिस कैन इंक्लूड द mirroring what that person is feeling or just feeling stressed when we detect another fears and anxiety, जो कि मैंने आपको बताया। अफेक्टिव एम्पैथी वाला वो एग्जांपल मम्मी पापा वाला। एंड कॉग्निटिव एम्पैथी मतलब इट्स जस्ट स्ट्रॉन्ग सेंस, रिफर्स टू आवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल इमोशन। नाउ C.F. Andrews, so C.F. Andrews fought Britishers along with Mahatma Gandhi, ठीक है, and he was also known for his concern for the poor and oppressed, and he was also known as दीन बंधु। एग्जाम्पल एम्पैथी क्या था, एम्पैथी के लिए इनका एग्जाम्पल, इनकी लाइफ से एग्जाम्पल क्या था। C.F. Andrews अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द indentured labor and worked with Gopal Krishna Gokhale in anti-indenture campaign. He traveled to Fiji, Malaya, Kenya in support of Indian workers. In support of Indian workers. Okay. Next, सेल्फलेसनेस मतलब, सेल्फलेसनेस मतलब कि खुद पर फोकस ना रख करके औरों के बारे में सोचना, सेल्फलेसनेस। कंपैशन जिसके पास रहे, काइंडनेस रहे, रेस्पेक्ट रहे औरों के प्रति, और साथ में एम्पैथी रहे। देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया, एम्पैथी वर्ड यूज़ किया गया, कंपैशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो यही होता है सेल्फलेसनेस। जितने भी साउथ की मूवीज़ आप देखे होंगे आज तक, अगर देखे होंगे तो मैक्सिमम जगह पर आपको सेल्फलेसनेस दिखेगी। मतलब
चाहे आप कोई ऐसी मूवी देखिए जहाँ पर किसानों के बारे में बात हो रही हो, या कहीं पर ऐसी मतलब मार धाड़ के अलावा की मैं बात करूँ, या कहीं पर लोगों के दुखों को या कोई एक कंसर्न को एड्रेस किया जा रहा हो, सो मैक्सिमम में आपको क्या दिखता है, आपको सेल्फलेसनेस दिखती है। ठीक है, एक हीरो खड़ा हो गया विलेन से लड़ने के लिए, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर हीरो हैज़ दैट फीलिंग ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी ऑल्सो, सो दैट्स व्हाट इज सेल्फलेसनेस इज. So in governance, the idea of selflessness means that those engaged in public roles act solely for the public interest only. अपनी जेब ना भरें और पब्लिक, और क्योंकि आप पब्लिक द्वारा चुने गए, सो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों की सेवा के लिए काम करें, आप लोक सेवा के लिए काम करें, आप नोट सेवा के लिए काम ना करें, मतलब पैसे कमाने के लिए काम ना करें. सो दिस मीन्स प्लेसिंग द नीड्स ऑफ पब्लिक अहेड ऑफ देयर ओन पर्सनल नीड्स. So principle of selflessness address the potential conflict between benefits to the provider and recipient also part of the daily life. अब ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी लेक्चर्स लंबाई होता चला जाएगा. सो आप जब ये पढ़ लीजिए मैं अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है. सिमिलर वे में पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस मतलब क्या होगा, विलिंगनेस टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू द पब्लिक इटसेल्फ. ठीक है, दैट इज व्हाट डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज मीन्स. लेट अस सपोज आई एम टेकिंग I am not let us suppose some other teachers are taking so many classes, continuously taking classes and conferences in all over India. So वो क्या हो जाता है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम एंड इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. अब्दुल कलाम जी हमारे एक एग्जांपल थे, विद ज़ीरो हेटर्स, ऐसे एक पर्सनालिटी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. इन्होंने क्या किया था, ये स्पीच देते देते इनका देहांत हुआ था, लेकिन ही वॉज ए रियली गुड पर्सन, ये सब जानते हैं. उनके पास प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी ही गेव इज लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू फॉर द स्टूडेंट एंड टूवर्ड्स द स्टूडेंट. ठीक है, ये चीज़ दैट दिस इज व्हाट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज. सो इट रिक्वायर्स अ हाई स्पिरिट ऑफ सर्विस. ठीक है, विदाउट विच वन कैनॉट डू इट. जैसे कि लेट अस कंसिडर माई एग्जाम्पल. सो क्या मेरे अंदर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है? जस्ट इट इज़ समवट दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोज़ एंड अपलोडिंग इट एज फास्ट एज आई कैन, जितनी मेरी क्षमता है वैसे. बट हाँ, अब्दुल कलाम जी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, मैं उनके बराबरी नहीं करा. बट हाँ, a kind of, you can say it is a dedication to public service itself, because I have no gain in this, neither monetary gain nor something like that. But still, sorry for that, I was not comparing, I was just telling you an example कि मैं वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस इट सेल्फ. द पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द पीपल और फॉर द स्टूडेंट और फॉर एनी अदर पर्सन विदाउट एक्सपेक्टिंग in return from anyone, that is what is public services. Okay, leadership, what is leadership? Leadership shows what? Leadership shows कि आप किस तरीके के लीडर हैं. अब ये लीडरशिप का जो रोल रहेगा उसको हम मैनेजमेंट में भी देखेंगे. लीडरशिप कैसा होना चाहिए, लीडरशिप की थ्योरीज कौन कौन सी होती है, ट्रेड थ्योरी कौन सी होती है, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में, मोटिवेशनल थ्योरी देखेंगे. सो दैट विल बी कवर्ड इन योर मैनेजमेंट ऑल्सो. सो लीडरशिप हु सक्सेसफुली मार्शल्स हिज कोलैबोरेटर्स टू अचीव पर्टिकुलर गोल. ठीक है, अब लीडरशिप के बारे में तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते ही होंगे. अब वर्गीज कुरियन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन. ये देखिए, फादर ऑफ इंडियन वाइट रेवोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, दो बड़े वर्ड हैं जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है. पहला सरोगेट एडवर्टीजमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस. ये दोनों वर्ड नए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा दूँ. सरोगेट एडवर्टीजमेंट और कॉग्निटिव डिसोनेंस का मीनिंग समझा दूँ ताकि आप लोग का क्लासिफिकेशन अच्छा रहे. ठीक है, नाउ सरोगेट एडवर्टीजमेंट. पहले बात, सरोगेसी वर्ड कहाँ से आया था? वो सबसे पहले सरोगेट मदर वाला कॉन्सेप्ट आया था, है ना. सरोगेट मदर में क्या होता है कि वन के नॉट female cannot have a baby, so she can particularly approach another woman and have her womb get conceived. उससे बेबी हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज सरोगेट बेबी एंड सरोगेट मदर एंड ऑल. तो सरोगेट एडवर्टीजमेंट मतलब कि आप खुद पर पूरा का पूरा नहीं ले रहे हो, यू आर यूजिंग समवॉट अदर थिंग टू मीन्स दैट पर्टिकुलर गोल. समझ रहे हैं? सरोगेट मतलब क्या हो गया कि आप पाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपको समझाते हैं. लेट अस सपोज आप पाना चाहते हैं 1 बिलियन रुपया, उसका एक सीधा साधा रास्ता है, बट वो रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है. ठीक है, तो आप इस रिस्की वाले रास्ते को अपनाने की जगह आप दूसरे तरीके का रास्ता अपनाते हैं. एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेंगे तो देखिए, सरोगेट एडवर्टीजमेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है. रिसेंट में क्या हुआ था, वो आपके
शाहरुख खान आ गए थे पान मसाला के ऐड करने के लिए, ठीक है, नहीं अक्षय कुमार आए थे, यस अक्षय कुमार आए थे, साथ में शाहरुख खान भी आए थे पान मसाला का ऐड करने के लिए, इवन वीरेंद्र सहवाग भी आ गए थे इस घेरे में। तो होता क्या है, होता ये है कि लोग जितना ज़्यादा इन एक्टर्स को देखते हैं, सो दे आर मच मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वेदर दैट इज़ अ टोबैको और स्मोकिंग और समथिंग लाइक दैट। सो अब क्योंकि जितने भी टोबैको होते हैं, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट होते हैं, वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपके आते हैं सिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, सिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड आपके इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से सिन गुड्स मतलब क्या हो गए, ऐसे गुड्स जो कि पब्लिक उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। सो सिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे टोबैको वोबैको हो गया। तो ये पान मसाला, अल्कोहल, सिगरेट्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर मतलब क्या हो गया, रजनीगंधा ने इलायची कर दिया, ठीक है, इलायची का एडवर्टीजमेंट वो एक्टर से करा रही है। अब लोग जब जान रहे हैं कि हाँ इलायची है रजनीगंधा का, तो रजनीगंधा का पान मसाला का टेस्ट कैसा होगा, क्या है वो, ठीक है। सिमिलर वे में शराब की बात करेंगे तो शराब का आपका सिग्नेचर वगैरह आता है, ठीक है, सिग्नेचर की शाहरुख खान एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उन लोग डिस्क और सीडीज़ वगैरह लॉन्च करते हैं। जैसे किंगफिशर हो गया, किंगफिशर आपका बियर करता है, लेकिन किंगफिशर आप उसके हर जगह earlier in matches also you can see them. That is what surrogate advertisement is, to meet the requisite goal but not following the same path which is risky। क्योंकि क्या होगा कि इससे पर्टिकुलर एक्टर की इमेज भी खराब होगी और आपका बिकने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो promotion by brand extension, promotion by association, disguised commercial, ठीक है, दैट इज अदर प्रोडक्ट एट प्रमोशनल इवेंट्स एंड पब्लिक सर्विस। अब देखिए प्रमोशनल इवेंट्स मतलब क्या, स्पॉन्सर कर दिया आपने सीडीज, ब्लैक प्लेटिनम सीडीज, ठीक है, रॉयल स्टैग सीडीज, ये सब क्या हो गए, ये सब दीज आर व्हाट सरोगेट एडवर्टीजमेंट इज। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में बात जो है वो ये है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस आपके आंतरिक मन से आता है। आंतरिक मन से आता है मतलब आपके अंदर से वो चीज़ आएगी कि व्हाट योर इंट्यूशन सेज अबाउट इट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वहाँ से आप समझ जाएंगे। सो लेट अस सपोज देयर इज अ पर्सन ए, पर्सन हैज़ अ बिलीफ कि स्मोकिंग सिगरेट इज अनहेल्दी, स्मोकिंग सिगरेट इज अनहेल्दी। अब ये जो स्मोकिंग सिगरेट इज अनहेल्दी आया उसके दिमाग में, सो उसके तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या कहता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है, एक सेकंड दीजिएगा, यस, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है कि अनप्लेजेंट टेंशन स्टेट अवेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं पहले आपको समझा दूँ अच्छे से, इंस्टेड ऑफ रीडिंग और इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ही हैज़ अ स्टेट ऑफ कंडीशन कि वो दो चीज़ों में से चुन नहीं पा रहा, चुन नहीं पा रहा मतलब ऑप्ट नहीं कर पा रहा। सो मतलब एक ऐसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाना कि जहाँ पर उसको दिक्कत महसूस हो और वो अपने बिलीफ को कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, ठीक है। जब आपके एक्शन कॉन्ट्राडिक्ट करें आपके बिलीफ के साथ, बहुत ध्यान से सुनिए, जब एक्शन कॉन्ट्राडिक्ट करें बिलीफ के साथ, दैट इज व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंसेस। जब दोनों की आपस में टकरार होगी, दैट इज व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंसेस। मतलब क्या हो गया कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ये शो करता है। मान लीजिए मैं वापस से उस एग्जांपल को लेता हूँ, मान लीजिए देयर इज अ पर्सन हुज बिलीफ इज स्मोकिंग सिगरेट इज अनहेल्दी, ठीक है। उसको कुछ टेंशन आई, उसको बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत आया, बहुत कुछ वो फेस किया, एंड देन ही स्टार्टेड स्मोकिंग सिगरेट, देन ही स्टार्टेड स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है। नाउ हिज एक्शन इज, हिज बिलीफ वॉज दैट सिगरेट इज अनहेल्दी एंड but he started smoking cigarette. Now there will be a conflict in his mind कि या तो वो अपने एक्शन को चेंज करे या फिर वो अपने बिलीफ को चेंज करे, ठीक है। कैसे एक्शन को चेंज करना, मतलब क्या हो गया कि उसने देखा कि वो सिगरेट पी रहा है,
तो वो क्या करेगा, वो जान रहा है, उसका बिलीफ भी यही कहता है कि क्या सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। सो उसका एक्शन, उसने क्या कहा कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, सो आई विल स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट। सो ये हो गया उसका एक्शन में बदलाव। वहीं पर अगर उसको बिलीफ को चेंज करना रहा तो बिलीफ में क्या करेगा, बिलीफ कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होगा, देखिए वो ये कहेगा कि रिसर्चर्स ने शो किया है कि स्मोकिंग डजेंट कॉज मच डैमेज, सो मैं सिगरेट पीता रहूँगा। उसने एक्शन को अपने प्रायोरिटी दी और अपने बिलीफ को उसने बदल दिया। बात समझ में आई। पहले केस में क्या था, पहले केस में उसने अपने बिलीफ का साथ दिया और उसी तरीके का एक्शन लिया। सेकंड केस में उसने अपने बिलीफ को चेंज कर दिया और उस तरीके से अपने एक्शन को चेंज कर दिया। सो वेन एवर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर एक्शन एंड बिलीफ, देयर विल बी कॉग्निटिव डिसोनेंस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। रेस्ट जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आपके 7 सेंस हो, ठीक है, चाहे आपके और पोर्शन जो बचे हुए हों, लाइक एआई से रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़िएगा जो आपके नोट्स में है एथिक्स से रिलेटेड, और एथिक्स के जो बचे हुए पोर्शन हैं उसको भी प्लीज़ पढ़िएगा जो नोट्स में प्रोवाइडेड है। क्योंकि अगर एक एक गो थ्रू करता रहूँगा, एक एक लाइन में आपको समझाता रहूँगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम ऑल्सो, नॉट माइंड बट योर टाइम ऑल्सो। योर टाइम क्यों? क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। जो चीज़ आप मान लीजिए 5 मिनट में आप एक पेज पढ़ते हैं ना, उसको समझाने में इट विल टेक मी लाइक 30 मिनट्स, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। दैट्स वाई आप प्लीज़ वो जो बचे हुए कुछ पेजेस हैं, उसको, कितने पेजेस ही हैं कुल मिला करके अराउंड 41 पेजेस हैं, 41 पेजेस की पीडीएफ शेयर किया हूँ। उसमें से जितने जो हैवी टॉपिक थे, आई हैव एक्सप्लेन इट टू द माई ओन कैपेसिटी, आई हैव एक्सप्लेन इट रियली गुड, ठीक है। बट साथ में आपको उस नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, यू विल बी फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस। ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट, and in case if there is some doubt or you want some suggestion, please make sure to comment it down. कमेंट ज़रूर करिएगा, आई विल ब्रिंग MCQ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड प्लीज़ मेक श्योर करिए, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, एज वेल एज इट्स अ रिक्वेस्ट टू all those aspirants, ठीक है, whether they are learning from my platform or some other platform or whatever they are preferring, make sure to give your time to only those particular individual who value your time, instead of giving it to some people who are just here for making money and they are making so many playlists and all without without giving you proper guidance. That is the honest thing which I am going to say. If you think that I am wasting your time, I am telling you कि हाँ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपका समय बहुत कीमती और बहुत मूल्यवान है। सो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो भी पढ़िए वो अपने सक्सेस के लिए पढ़िए, श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए पढ़िए, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन, थैंक यू।